ओके हेलो वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इकोनॉमिक्स के सेकंड बेसिक के लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हम समझने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या फ़र्क है। उसके बाद वेल्थ, इकोनॉमिक में वेल्थ का मतलब क्या होता है। देन आफ्टर कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरीली देखा जाता है और उसका मतलब क्या आपको पता है क्या। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि वाइंडफॉल गेन ये कंसेप्ट क्या है, राइट, अनअर्न्ड इनकम इसको कहा जाता है। फिर हम देखेंगे सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, फिर कैपिटलिज्म एंड देन आफ्टर मिक्स इकोनॉमी क्या होता है एंड सो ऑन। बहुत ही अलग अलग कंसेप्ट आज उनके साथ हम डील करने वाले हैं। दोस्तों 11th 12th पहले आपने इस चीज़ को किया था नहीं किया था कोई मायने नहीं रखेगा। जितनी भी देर का ये लेक्चर है आपका पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा, राइट, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो नोट्स निकाल लो, राइट, और आप लोग इस चीज़ों को समझने का पूरा कोशिश करो सर। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है सर। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूं सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ ये नेचुरल बात है, डेवलपमेंट के लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। मतलब सर कोई भी, राइट, एक बच्चा है 1 साल का, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, 20 साल बाद वो 20-21 साल का हो जाएगा। ये ग्रोथ नेचुरल है, समय जाते गया वैसे वो मतलब है ना अडल्ट होते गया, बड़ा होते गया, सो उसका ग्रोथ तो हुआ। लेकिन सर अगर उसने पढ़ाई नहीं की, अगर उसने कुछ स्किल नहीं सीखे, राइट, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं सर। तो आप सीखोगे कि ग्रोथ, पॉपुलेशन ये बढ़ता है, हर कंट्री ग्रोथ तो करती है लेकिन हर कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर पाती, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आपको डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री ये चीजें तो आपने पढ़ के ही रखी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको मेहनत करना पड़ता है, तो डेवलपमेंट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कहां पे वो नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ होने ही वाला है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब आपको समझ भी गया होगा कुछ हद तक। लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक से, नोट्स से सही तरीके से, सही ढंग से हर एक पॉइंट पढ़ लेंगे ताकि आपकी सारी बातें कवर हो जाए। चलो दोस्तों तो पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में पढ़ रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम डिस्टिंग्विश के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें जाए। मीनिंग अगर मैं देखूं, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स व्हाट। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ तो होने वाला है, बराबर ना सर। मतलब मैंने सीए कर लिया, बराबर, तो मेरा एज भी बढ़ा है तो ग्रोथ भी हुआ है प्लस डेवलपमेंट भी हुआ है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट ग्रोथ प्लस एडिशन में क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल, और उससे डेफिनेटली आपके कंट्री का एज अ पर्सन भला ही होने वाला है करके। ठीक है सर, देखते हैं किसका जो स्कोप है वो नैरो है और किसका स्कोप वाइडर है, ब्रॉडर है। ये अगर आपको सवाल पूछा जाएगा एमसीक्यू से तो आपको समझना चाहिए 1 मार्क्स का सीन होगा, 1 मार्क्स का सवाल होगा, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ ये नैरो कंसेप्ट है और इधर क्वांटिटेटिव सिनारियो पे बात होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ब्रॉडर कंसेप्ट है और यहां पे क्वालिटेटिव मुद्दों पे बात होगी। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर तुमको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज डिस्क्राइब अबाउट क्वालिटेटिव टर्म, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर वो क्वालिटी बात कर रहा है तो किसकी बात होगी, डेवलपमेंट की। अगर क्वांटिटेटिव बात है तो किसका बात होगा, ग्रोथ का। आई होप ये दूसरे पॉइंट से अगर एमसीक्यूज निकल के आते हैं इकोनॉमिक्स में तो अब आप इसको आंसर कर पाओगे। यस सर। नाउ इंटर रिलेशन देखते हैं इन दोनों में। सर इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर क्या ये ट्रू और फॉल्स में अगर 1 मार्क्स को आया तो हम लिख पाएंगे क्या? हाँ सर, मेरा एज बढ़ रहा है लेकिन मैं कोई चीज नहीं सीख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एज नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ तो होने ही वाला है। तो दोस्तों इकोनॉमी में भी भले डेवलपमेंट ना हो लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नॉर्मल कंजम्पशन बढ़ते रहेगा। तो सर और मैडम मुझे बताओ, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं ये सही है क्या गलत है? मेरा सेंटेंस ये है कि इफ देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। फॉल्स सर।
ग्रोथ का और डेवलपमेंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल व्हाट विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे कुछ स्किल लेनी है, कुछ डेवलपमेंट मेरे अंदर करनी है, तो मेरा ग्रोथ तो होना जरूरी है, राइट? मैं होना तो जरूरी है। तो यस, डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना हो सकता है। 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए और अब मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी करके। यहां पे डायमेंशन की बात करूं तो ग्रोथ ये इनडायमेंशनल कंसेप्ट है और डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो मल्टी डायमेंशनल देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। दोस्तों अगर आप देखोगे नेचर की भी बात करो तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल एंड रिवर्सिबल है। देखो, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल, कि आपको डेलिबरेटली एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, आपके कंट्री को कहीं एक अलग मुकाम पे लेके जाना है, सर मेट्रोज लानी है, सर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सर हमको ना जो यूनिवर्स में कुछ फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से हमको हमारे कुछ यान ऊपर भेजने हैं। ये सारी बातों में आप लोगों को एक ही चीज एफर्ट्स डेलिबरेट, मतलब ना कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपने वहां पे एफर्ट्स लेने चाहिए करके। सो एनीवेज आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा कि बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ ये नेचुरल प्रोसेस है या डेलिबरेटली आपको वहां पे एफर्ट्स देने पड़ते हैं? तो नेचुरल रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलपमेंट में आपको डेलिबरेटली कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यस दोस्तों, तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये एक एमसीक्यू आ सकता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा। तो यहां पे अगर कुछ बातें आती है, देखो इस कंसेप्ट पे कम से कम 15 मार्क्स के 15 से 20 एमसीक्यूज में बना सकता हो, और जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कंसेप्ट क्लियर होगी, उन्हें ही इन सारे क्वेश्चन के आंसर देते आएंगे और आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो कब से हमने पढ़ के रखा था सर, पहले कभी तो भी इतना ध्यान दिया नहीं था क्या? इतने भी क्वेश्चन आ सकते थे? यस सर। तो यस, अगर मैं पूछूं कि पर कैपिटा, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ measure in terms of what? National income and per capita income, whereas economic development measure in terms of what? Agriculture productivity, industrial productivity, quality of human life etc. तो ये एग्जाम्पल वापस एक बार याद रखना, 2 बार रीड कर दो, आपके लिए किसी का भी यहाँ पे क्या मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप सब लोग जितना भी देख रहे हो, मुझे बताओ क्या अब इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किसी ने 2-3 सेंटेंस बोलने को कहे डिस्टिंग्विश के, कह पाओगे? यस सर। तो सर और मैडम, पहला पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गया। यस सर। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है वेल्थ। वेल्थ का क्या मीनिंग है इकोनॉमिक्स में, या आप इकोनॉमिक टर्म में अगर बात करोगे तो वेल्थ होना क्यों जरूरी है, यह भी हम समझते हैं दोस्तों। जनरल वेल्थ का मतलब बहुत पता होगा, अब हम इकोनॉमिक टर्म में बात करेंगे। यस सर। और वेल्थ होने के लिए उसके कुछ फीचर्स भी है, उसके बाद ही वो वेल्थ बनेगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपने आज तक छोड़ दी होगी, 11th की कंसेप्ट है वेल्थ सर इकोनॉमिक्स में, तो आज ध्यान देना करके। यस, चलो आपके लिए स्क्रीन पे आपको पूरा जो पैराग्राफ है दिख रहा है, पढ़ते हैं करके साथ में। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ डैश डैश इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर कंसेप्ट किसके चल रही है? माइक्रो की। तो याद रखना वेल्थ इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिली क्वेश्चन था, लेकिन ये सिली क्वेश्चन भी 1 मार्क्स लेके जाएगा। सर ये पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? बेसिक कंसेप्ट है ना, पूछ लूंगा मैं कि बताओ वेल्थ किस में आएगा, आपके मैक्रो के कंसेप्ट में आएगा कि माइक्रो के? तो माइक्रो कंसेप्ट, वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसी कोई भी चीज जिसका मार्केट वैल्यू है और मनी से वो एक्सचेंज हो सकता है, उसे मैं वेल्थ कहूंगा। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इकोनॉमिक्स में किसी चीज को आपको वेल्थ कहना है तो नीचे दिए गए पॉइंट में से ये 4 पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज में होने चाहिए। सबसे पहले यूटिलिटी। देखते हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं, आप पूरा ध्यान स्क्रीन पे देना और आप भी पढ़ना। A commodity must have capacity to satisfy human want for it to be considered as a wealth. For example, furniture, refrigerator, etc.
can be considered as a wealth. On the other hand, we exchange old newspaper for money, but it has no utility for us. Therefore, it cannot be considered as a wealth. दोस्तों, जो भंगार रद्दी पड़ी है, क्या रद्दी को हम वेल्थ कहेंगे क्या? नहीं सर, उसको वेल्थ नहीं कहेंगे. जो भी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर मेरे पास है, वो मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है सर. फर्नीचर है, वो मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? वेल्थ कहूंगा सर. तो यूटिलिटी, राइट, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. लेकिन उसी बिहाफ पे मेरे पास अगर क्या है, रद्दी पड़ी हुई है, पेपर ना, पुराने पेपर, क्या उसे वेल्थ कहूंगा? ना बाबा ना. स्केर्सिटी, a commodity must be, ये वर्ड देखना, scarce in supply in relation to its demand if it is to be considered as a wealth. For example, all economic goods for which price is paid. तो जिसके लिए प्राइस पेड किया जाता है उसे वेल्थ कहते हैं. सर ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है तो वेल्थ होगा क्या? नहीं सर. क्यों? क्या कहा है? जो स्केर्स होना चाहिए, मतलब लिमिटेड होने चाहिए, डिमांड उसकी ज्यादा है, सप्लाई कम है, या जिसके लिए आप पेड करते हो, तो कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू है उसकी. अगेन पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू. देखो दोस्तों वापस कि अगर वेल्थ होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा. यूटिलिटी आपने समझा, स्केर्सिटी आपने समझा, एक्सटर्नलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप इंटरव्यू के लिए गए, आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, ये वाला मुद्दा ध्यान से पढ़िएगा. A good can be transferred only goods can be transferred only if it is external to human body. For example, bag, book, car, etc. Health is not wealth in the economics as it is not external to the human body. That is, it does not possess the characteristics of externalities. दोस्तों आपने बहुत बार सुना है, या मैं भी बहुत बार कहता हूं कि दोस्तों थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा. बहुत बार आपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ. बट इकोनॉमिक्स में उससे बोलना, इकोनॉमिक्स में हम हेल्थ इज वेल्थ नहीं बोल सकते क्योंकि एक्सटर्नलिटी नहीं है. क्या सर किडनी निकाल के बेच दे क्या हम लोग? दोस्तों इजीली कर सर, बेचते हैं ना लोग. लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या ये बोलता हूं ना कि जो मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा था, कार की बात कर रहा था, बैग की बात कर रहा था, ये मेरे पास है, जब चाहे तब मैं उसे इजीली सेल कर सकता हूं, राइट. एक्सटर्नल थिंग है जिसको मैं इजीली बाय और सेल कर सकता हूं, वही मेरे लिए क्या कहा जाएगा? वेल्थ कहा जाएगा. बाकी के चीजों को मैं वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकता करके. क्या आपको समझा क्या ये बात? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर करके. ओके. Transferability. A commodity should be transferred from person to person and place to place to be considered as a wealth. It is possible to transfer commodity from, okay, एक मिनट, from one place to another only when it is material form or is tangible, जैसे vehicle, jewelry, etc. Here transfer can also mean of transfer of ownership. Therefore even self-owned house, property, land, etc. can be considered as a wealth. तो जैसे मैंने कहा था one place to another place जाना चाहिए, लेकिन बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल आ गया होगा, सर लेकिन वो बिल्डिंग वेल्थ नहीं रहता क्या? रहता है ना, बिल्डिंग भी वेल्थ रहता है. उन्होंने क्या ओनरशिप ट्रांसफर करना. मतलब सूरत का एक बिल्डिंग है, मैं आज यहाँ पे बैठ के पुणे में बैठा हूं और सूरत की बिल्डिंग को मैं खरीदना चाहता हूं. क्या खरीद सकता हूं? हाँ सर. क्या मैं पुणे में लेके आ सकता हूं बिल्डिंग? नहीं सर. फिर क्या होगा? मैं यहां से, वो मुझे बंदा वहां की बिल्डिंग का ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा मेरे नाम पे. तो इसको भी क्या कहा जाता है? वेल्थ. दोस्तों ट्रू और फॉल्स इन इकोनॉमिक्स, हेल्थ इज वेल्थ, ट्रू और फॉल्स बोलो तो सर फॉल्स. समझा एक्सटर्नलिटी इस पॉइंट के हिसाब से. तो मेरे दोस्तों अगर इस पे अभी इन्होंने केस स्टडी भी बनाए घुमा फिरा के, आपको एक पर्टिकुलर पूरा केस स्टडी दिया और उस पर पूछा इन गिवन केस स्टडी पर्टिकुलर पर्सन का किडनी क्या वेल्थ होगा क्या, जिसका मार्केट में 50 करोड़ वैल्यू है? नहीं होगा सर. समझ में आ रहा है? लेकिन उसके पास एक लैम्बोर्गिनी है सर, उसके पास बहुत महंगे फर्नीचर है, क्या उसका वेल्थ है? हाँ सर. जिसका मार्केट में क्या है? वैल्यू है. दूसरी बात मतलब वो एक्सटर्नल है, यूटिलिटी है. देन आफ्टर क्या हो सकता है? स्केर्स है. देन आफ्टर क्या है उसका? जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा अभी दोस्तों, लास्ट वन याद करो, ये वाला पॉइंट. यस सर, ट्रांसफरेबिलिटी है. ये 4 पॉइंट आपको देखने हैं. तो ये देखो स्क्रीन पे आपको ये वेल्थ के ये जो पॉइंट अभी देखा हमने, व्हाट इज वेल्थ, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आने चाहिए करके याद. कोई भी घुमा के पूछने दो, कैसा भी. अगर आपको चाहिए तो 1 मिनट, ये मैं स्क्रीन लेके आता हूँ, आप इसका फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या फिर मोबाइल पे देख रहे हो. नहीं तो आप इजीली इसका फोटो या नोट्स भी निकाल सकते हो. क्या है यहाँ पे देखो, वेल्थ के फीचर्स कि क्या क्या वेल्थ होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए.
यूज टी मेमोरी टेक्निक है, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, एक्सटर्नलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है सर। मेरे दोस्तों क्या हम आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़े क्या? एक क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द डिटेल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर बताओ कितने टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, बोलो ना। सर आज तक इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ा है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या सर? मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, इसको एक्टिविटीज कहेंगे क्या? नहीं सर, अगर आपको ये पता होगा तो आपको बहुत कुछ सीखना है आज, जो 11 में भी आपने स्किप किया रहेगा इकोनॉमिक्स में, और वो स्किप करके हम आगे बेस, ये पहले 2 लेक्चर में हम बेस ही बनाएंगे, फिर देखेंगे कि यूटिलिटी क्या, बहुत सारी बातें हमको सीखना है। लेकिन आप अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा करके। यस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बताइए क्या क्या अलग अलग टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज है करके। अब पढ़ना चालू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डैश डैश इकोनॉमिक। Economic activity microgram can be classified into 4 types which include production, distribution, exchange and consumption। 4 बातें कही है क्या उन्होंने? सबसे पहले कहा है कि हम 4 चीजों में इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला क्या कहा उन्होंने? प्रोडक्शन। देन आफ्टर प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा? एक्सचेंज। और एक्सचेंज के बाद क्या है सर? कंजम्पशन। हंसना मत, ठीक है। देखा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड क्या? इमेज याद रखो ताकि आपको वर्ड याद रहे। कंसेप्ट तो हम पढ़ने ही वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में क्या चीजें होती है? और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही होंगे या आपने सुने रहेंगे। लेकिन ये लेक्चर इस हिसाब से हम बना रहे कि बच्चा बेसिक से सीख रहा है, भले वो साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी स्ट्रीम का हो, लेकिन उसे समझना चाहिए, या जिसने गलती से छोड़ दिया हो कंसेप्ट फिर भी उसे समझना चाहिए। इसलिए इन डिटेल में सारी बातें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों देखते हैं, ध्यान देना। प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अरे ये क्या है सर? प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इस लाइन पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं क्या मैं आपको? हाँ सर जी, आप अगर घर पे जो भी चेयर पे बैठे हो, या अगर आप कॉलेज में हो तो बेंचेस पे बैठे रहोगे दोस्तों। अगर वो लकड़े का बेंच है, राइट, या फिर वो अगर आयरन की चेयर है, पहले मैं कहूं कि ये अगर लकड़े का बेंच है तो पहले एक ट्री हुआ करता था, राइट सर। तो उस बेंच को ये फॉर्म उसका चेंज किया गया, मतलब वहां पे प्रॉपर या एक फैक्ट्री में लेके जाके उस ट्री को, उस वुड को कट किया होगा प्रॉपर शेप में, फिर आपके लिए बेंचेस बनाए गए। तो क्या किया? प्रोडक्शन जब हुआ तो उसका फॉर्म चेंज किया गया, और यूटिलिटी मतलब जिससे आपका वांट सेटिस्फाई हो, आपको बैठना है प्रॉपर, राइट। तो उसके लिए जो बेंचेस चाहिए था वो मैंने क्रिएट करके दिए, तो आपके बैठने की वांट सेटिस्फाई कर दी। समझ में आया? तो इसीलिए प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है सर? यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर ये सेलफोन, इसका पहले इसका प्रोडक्शन हुआ, इसमें जो चीजें रिक्वायर्ड थी, भाई फोन आना चाहिए, फोन जाना चाहिए, स्मार्टफोन के सारे फंक्शंस इसमें डाले तो ही तो मैंने खरीदा, राइट। 25, 30, 50,000 देखा, अगर हम एक फोन खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? ताकि वो क्या हमारी वांट को सेटिस्फाई करे। तो प्रोडक्शन करके ये क्या हुआ? क्रिएट इस यूटिलिटी। ओके, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता ही होगा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हम देखने ही वाले इकोनॉमिक्स में, जो होगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जस्ट इमेजिन, इन 4 लोगों के बिना कोई भी मुझे एक बिजनेस बता दो। लैंड के बिना बिजनेस होना इम्पॉसिबल है। चलो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब क्या रहता है? पिछले सेशन में आई थिंक सो मैंने बताया ही था सर। लैंड का मतलब होता है ऑन द सरफेस, अबोव द सरफेस, बिलो द सरफेस, सबको क्या कहा जाएगा? लैंड कहा जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेस होना चाहिए। देन आफ्टर सर लेबर। विदाउट लेबर, अंबानी जी बहुत कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे अंबानी जी, अग्रीड, राइट, लाखों रुपए कमा रहे, वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में आ गए। लेकिन क्यों पॉसिबल हुआ सर? क्योंकि दिन रात लेबर उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सर। अच्छे लेबर मिलना भी जरूरी है सर। कैपिटल, कैपिटल बोलो ना क्या है? अरे आप लोगों को अंबानी जी ने जियो फ्री दिया। इतने पहले एक जमाने में हम लोग, याद करो वो दिन जब 1 GB महीना भर चलाते थे। यस और नो? आप ही लोग को अभी 1.5 GB भी नहीं पूरता दिन में।
ये आदत जो 6 महीने की लगाई, 6 मंथ जो फ्री दिया, क्यों फ्री दिया? आपको मुझे फ्री मिल रहा था, उन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट किया था ना। कैपिटल मतलब जो इनिशियल लेवल पे उनको जो 4G का नेटवर्किंग करना था, पैसा लगा कि नहीं लगा? यस सर, डेफिनेटली लगा। तो ये सारी चीजों को, जो बिजनेस आपको इनिशियली स्टार्ट करना होता है, तो आप क्या वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? यस सर, कैपिटल। और बाद में जो बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं इन 4 बातों की बात करूं प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसको सर कैसे मेजर किया जाता है? इनके ना रिटर्न भी मिलते हैं। अभी सुन लो से, बाद में जब वो टाइम आएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट, तो आपको डिटेल में बता ही दूंगा क्या होता है। लैंड पे जो रिटर्न होता है, मतलब क्या होता है, रेंट मिलता है। लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है सर। ये 4 फैक्टर्स और प्रोडक्शन के अपने अपने इनकम है, या फिर मैं कहूं जो बिजनेस कर रहा है उसे उसका कॉस्ट देना पड़ता है। मैंने क्लासेस चलाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स खरीदे, राइट, उसमें एक पर्टिकुलर क्लास में चला रहा हूं, तो लैंड मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, तो या फिर मैं क्लास चला रहा हूं कुछ तो उस क्लास का जो रेंट देना है, लेबर को सैलरी देना है, वेजेस, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड सो ऑन सर। और बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा। कौन सा कंसेप्ट है बोलो ना? अकाउंट पे जा रहा हूं मैं। सर ये सुना लग रहा है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो बिजनेस को मुझे प्रॉफिट कमा के देना है, तो उसके लिए तो कॉस्ट हो गया। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कभी और डिटेल में बात करेंगे इस पे, राइट, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ठीक है, फिलहाल इकोनॉमिक्स पे हम फोकस करते हैं। लैंड, अब मैंने बहुत सारी बड़बड़ आपके सामने की है, राइट। अब आपका काम है ध्यान देना और हर चीज को डिटेल में समझना करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लैंड? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पहला प्रोडक्शन का जो हमने पार्ट पढ़ा है, उसमें क्या, लैंड। अब लैंड ये नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन, above and below the surface, it is on the of the earth, it is called land in economics. अंडरलाइन करना एक वर्ड को, नेचुरल रिसोर्सेस। एनी नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज अवेलेबल ऑन द surface, above the surface and below the surface of the earth. Then example, soil, water on the surface of the earth, ये इसका example हो गया। sunshine, air, wind etc. above the surface of the earth, ये क्या है? natural resources है। and minerals, gas, oil etc. below the surface of earth, तो ये तीनों चीजें भी लैंड के रूप में आएगी। अगर आपको MCQs पूछा जाता है, बताओ गैस ये लैंड है क्या? आप बोलेंगे क्या मजाक चल रहा है यार, आपका कॉमन सेंस आपको रोक देगा अगर आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं सोचेंगे। ऑयल लैंड है क्या? ऑयल को कौन लैंड बोलता है? लेकिन इन इकोनॉमिक टर्म बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ लैंड कहा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस। समझ रहा है क्या? आपको पूछा अरे सनशाइन लैंड है, अरे एयर देख एयर लैंड है, अरे क्या लैंड? तो आप बोलोगे भाई इकोनॉमिक हमने पढ़ा है, इन इकोनॉमिक टर्म इसे भी क्या कहा जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेस अबोव द सरफेस लैंड। यस सर। Therefore, land is a wide term in economics. The term rent is productive activity. Yes, तो लैंड को क्या मिलता है भाई? रेंट मिलता है, जो है आपको बताया। तो लैंड को जो भी वो काम करता है, जो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है, वो क्या रहेगा? रेंट, ये रिवॉर्ड रहेगा सर। क्या प्रोडक्शन में लैंड, ये चीज़ खत्म हुई क्या? जितना ज़रूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है करके। आगे बढ़ते हैं लेबर। लेबर में 3 ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? सबसे पहला हम देखते हैं लेबर, ये क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पहली बात तो। एक मिनट, हाँ, लेबर इज ए ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन इज टर्म एज रिवॉर्ड। इस प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। कि जो भी हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, अब लेबर एंड लेबरर में फर्क है दोस्तों, ये 2 वर्ड आपको समझने ही चाहिए। एक का मतलब होता है कि खुद इंसान, और एक का मतलब होता है उसने किया हुआ काम। तो जो वो काम करता है ना, जो उसका जो काम होता है, आज आप जितना पढ़ सकते हो आप आज ही पढ़ सकते हो। मतलब सर आप बोलेगा आज के 4 घंटे की पढ़ाई मैं कल कर लेता हूं, नहीं बेटा, तो कल ना एक्स्ट्रा 4 घंटे पढ़ने वाला है। मतलब तेरा बेसिक जो है, तेरा इतना एनर्जी एक्स्ट्रा ही जाने वाला है। इसलिए मेजोरिटी आप अपने काम को सेव नहीं कर सकते। आज का गया वो ना पेरिशेबल होता है। आज जो काम करना था आज ही होना था, आज नहीं हुआ, मतलब आज का टाइम, आज का एफर्ट्स वेस्ट, आज की मतलब बोलते हैं ना कि दिन खराब। अब कल जाओगे तो कल का एक्स्ट्रा टाइम वहां से निकालोगे आप।
सो यस है बहुत सारी बातें, लेकिन ठीक है आपको पता ही है। देन आफ्टर कारपेंटर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बस कंडक्टर एक्सेट्रा आज इसके आज द लेबर्स। ओके, कैपिटल, चलो कैपिटल पे बात करते हैं सर। 2 फैक्टर हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया। अब हम आते हैं कैपिटल। फटाफट समझ लेते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या है। सर कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज मैन मेड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। यस, कि इंसान ने बनाया हुआ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल क्या अर्न करता है? इंटरेस्ट अर्न करता है। जैसे लैंड पे रेंट मिल रहा था, लेबर को वेजेस मिल रहे थे, वैसे ही इसे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है कि कैपिटल पे क्या इनकम या अर्निंग क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो। पॉइंट नंबर 4, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट वन जो हम देख रहे हैं वो क्या? एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं करके समझते हैं क्या है। चलो, entrepreneur is the organization who is real capital who is a real capital of the industry। yes दोस्तों, उसके बिना मतलब आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, लेकिन अगर आपके पास दोस्तों क्या नहीं है, आपके पास एंटरप्रेन्योर ही नहीं हो बिजनेस चलाने वाला, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं सर। और आगे 3 पॉइंट है जो हम खत्म करते हैं। क्या? ही इज स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज एंड गेट्स वर्क डन फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ही अर्न प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। तो देखो 4 बातें हो गई, मैं यहां पे लिख रहा हूं। सर लैंड को क्या मिल रहा था? L फॉर लैंड, इसको मिल रहा था रेंट, राइट। लेबर को क्या मिल रहा था? सर लेबर को मिल रहा था वेजेस, W फॉर वेजेस। सर कैपिटल पे क्या जा रहा था? सर कैपिटल पे जा रहा था, आप कहोगे सर कैपिटल पे जा रहा था इंटरेस्ट, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है सर, उसे क्या मिल रहा था? आप कहोगे सर प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ये 4 इसके रिवॉर्ड्स है। एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो। तो आपको अगर एमसीक्यूज में कुछ आता है कि रिवॉर्ड क्या होगा, बेसिक सवाल है बहुत, आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं और उस पर अगर कोई पेपर होता है तो एक भी सवाल का आंसर आप बाउंसर मतलब ना, कैसे बाउंसर गया ऐसे नहीं होना चाहिए, या आपका तुक्का मारा ऐसे नहीं होना चाहिए सर। सवाल बाउंसर ना जाए ये ध्यान में रखो, आंसर तुक्का ना मारो ये ध्यान में रखो, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूं करके। और इसलिए पूरी मेहनत हो रही है ताकि आपको हर चीज इन डिटेल पता चले, भले आपने वो 12th में या 11th में छोड़ दी थी करके। चलो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी अभी हमने प्रोडक्शन में एक पार्ट देखा, प्रोडक्शन में 4 बातें देखी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आपको अगर इमेज पे लेके आऊं मैं, तो हमने जस्ट अभी क्या खत्म किया? प्रोडक्शन खत्म किया सर। प्रोडक्शन में कितनी बातें थी सर? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, समझा आपको एवरीबॉडी? यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन पे आओ सर, फटाफट खत्म करते करके, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रीन आपके सामने है, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। यस, नाउ distribution refers to division of factor rewards amongst the different segment of the society. In other words, payment of rent to land, wages to labor, interest to capital and profit to entrepreneur takes place through the process of distribution. yes sir, अलग अलग इन्होंने कहा है कि जब फैक्टर्स ऑफ रिवॉर्ड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो रिवॉर्ड है उसको अलग अलग सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सोसाइटी के, राइट। मतलब आप जैसे काम हो तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर इंसान को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनकम, right? Then after exchange refers to sale and purchase of goods and services. It refers to give and take between the various units of the economy. In economy, exchange has to be a monetary transaction. Yes, ये कहा ही जाएगा। और देखो यहाँ पे अगर exchange का आप इमेज देखोगे दोस्तों, पे अटेंशन, क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इमेज देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएगी करके। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है लास्ट? कंजम्पशन। यस, आप सही जा रहे हो, यहाँ तक पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखा है। सो प्लीज़ और थोड़ी देर आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, राइट। यस, कंजम्पशन पे हम जाते हैं और कंजम्पशन में पहला पॉइंट जो देख रहे हैं, लेट्स सी। अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन रेफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ओके सर, ये समझा कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जो किसके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं सर? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इतना ही मीनिंग था। और ये रहा वो पॉइंट। चलो
क्या पॉइंट कंसेप्ट पढ़ा था हमने? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटीज देखी आपने? प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड क्या? कंजम्पशन, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अराउंड ही सारा इकोनॉमिक्स घूमेगा। आप यूटिलिटी ये कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूं आगे के सेशंस में, तब आप देखोगे तो सर यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसमें क्या बताया है? कंजम्पशन, एक कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव माइंडसेट बताया हुआ है कि एक लेवल बाद जैसे जैसे पर्सन चीज़ों को कंज्यूम करते जाता है उसका यूटिलिटी डिमिनिश होते जाता है। ये लॉ किसके अकॉर्डिंग है? साइकोलॉजी पे बेस है। किसके साइकोलॉजी पे सर? कंज्यूमर के, राइट। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको सीखनी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये लेक्चर कर रहे हैं करके। देन आफ्टर आप देखोगे अनअर्न्ड इनकम क्या रहता है? अगर एमसीक्यूज में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अनअर्न्ड इनकम, तो आपको बोलते आना चाहिए सर, पढ़ लेते हैं। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस विदाउट इंडल्जिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं किया, घर बैठे पैसा मिल गया आपको। इनहेरेंट फ्रॉम एंसेस्टर, लॉटरी प्राइस एक्सेट्रा। दोस्तों, टिकट खरीदा लॉटरी का, 50 करोड़ का लॉटरी लग गया, क्या है सर? अनअर्न्ड इनकम। मतलब आपने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं किया, आपको पैसा मिल गया घर बैठे। ये तो लॉटरी का एग्जांपल है। आपको एक केस स्टडी में बताऊंगा, या यूट्यूब करना एमआरएफ शेयर्स दादाजी, ये नाम क्या बोला? एमआरएफ शेयर दादी, इतना ही डालो, राइट। आपको समझेगा कि एक दादाजी रहते हैं, वो क्या करते हैं पता है? बहुत सारे, मतलब एमआरएफ का शेयर 1990 में आई थिंक सो बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखते हैं वो। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है, आप देखो, क्लिप अवेलेबल है, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एमआरएफ शेयर दादाजी, इतना सिर्फ डालना। उसका पोता होता है ना, वो जाता भी, दादाजी की बहुत एज हो जाती है और पोता मतलब शहर में रहता है। अब वो बोलता है दादाजी चलो मेरे साथ ही रहना करके, वो दादाजी को लेके आता है घर पे और देखता है कि डीमटेरियलाइज करना आप कंपलसरी होगा। अगर इस पे आप देखोगे तो फिजिकल फॉर्म कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दादाजी के पास ना फिजिकल फॉर्म के सारे शेयर्स थे। अपना वो पोता देखता है, बोलता है दादाजी ने कुछ तो शेयर्स लेके रखा है, और वो सीएनबी से आवाज वगैरह जो चैनल रहते हैं जो बताते रहते हैं कि शेयर्स का क्या भाव है कैसे, उनको कॉल करता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसको लगा होगा हो गया भाई 50-60 हज़ार 1-1.5 लाख मिल जाएगा करके। दोस्तों बिलीव में, आप वो क्लिप देखोगे आपको समझेगा ही। वो पोते को समझता है कि जो शेयर्स दादाजी ने लेके रखे थे उसका मार्केट वैल्यू जिस दिन उसने फोन किया था करीब करीब 100 करोड़ के ऊपर था। ये सही सुना आपने, 1 करोड़ नहीं, मैं मुझे पूरी होशो आवाज में बोल रहा हूं, 100 करोड़ के ऊपर था वाइनफॉल गेन सर, अनअर्न्ड इनकम। कुछ मेहनत नहीं किया पोते ने, अब क्या भाई देखो अच्छा काम किया, उसको क्या फल मिला करके। सो यस, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ये सारी चीजें समझे, अनअर्न्ड इनकम मतलब क्या और ये किस हिसाब से एक्टिविटीज होती है करके, राइट दोस्तों। यस सर, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगर आपको ऐसे कुछ आता है सवाल, तो आप डेफिनेटली इस नॉलेज के ऊपर से उसके साथ डील कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सर? यस, एक मिनट। यस दोस्तों, आपने बहुत बार सुना रहेगा कि सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, अलग अलग टर्म सुने हैं। और बहुत बच्चों ने बेसिक्स जब उनके क्लास चल रहे थे तब ध्यान न देने की वजह से उनके बहुत सारी कंसेप्ट मिस हो जाते थे, राइट। तो इसीलिए अब सोशल, कैपिटल एंड मिक्स इकोनॉमी क्या है, इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, सोशल है या कैपिटल है या मिक्स है, ये हमको तभी समझेगा जब हमको ये टर्म क्लियर हो गए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे। क्या होता है कैपिटलिज्म? सुन लो ध्यान से। Capitalism is an economic system wherein the factors of production are wholly, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटी। सर जहां पे इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो अगर होली एंड सोलली कंट्रोल है इंडिविजुअल के थ्रू, तो उससे क्या कहा जाएगा? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहा जाता है। द एम ऑफ कैपिटलिज्म इज अर्निंग प्रॉफिट फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफ द एंटिटी। तो इनका एक ही एम होता है क्या? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे कैपिटलिज्म फॉलो होता है करके। दो ही बातें ध्यान रखनी है। क्या? जब पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होल्डली ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, एंड उसका मेन एम क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करो? प्रॉफिट अर्न करो सर। तो इसको क्या कहा जाएगा? कैपिटलिज्म कहा जाएगा। देखो सब प्राइवेट ओन्ड है और इनका एक ही पर्पस है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए?
प्रॉफिट कमाना है, दैट्स इट। ये इमेज दिख रहा है आपको एवरीबॉडी? तो कैपिटलिज्म एक समझ गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सोशल इकोनॉमी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है सोशल इकोनॉमी करके। अभी आपको जो ये पॉइंट है देखना, सोशल इकोनॉमी, एक मिनट, उसमें आपको कुछ पता है? आपने कुछ पढ़ के रखा है? यस और नो? नहीं सर, तो देखो यहाँ पे आज पढ़ लो अच्छे से। क्या है सोशल इकोनॉमी? ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले सोशलिज्म इज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होल्ली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और द सोसाइटी। द एम ऑफ सोशलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली अमंग्स द पीपल। चाइना, डेनमार्क, नॉर्वे एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये पर्पज ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारे चीजों को कंट्रोल करके रखा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं बोलते कि नहीं हम लोगों का एक बोलते ना एजेंडा है कि हम लोगों को सब लोगों में इक्वल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कितने सही ढंग से चाइना बोलता है अपने आप को डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पे कुछ नहीं है। अब आप देख ही रहे, और सबसे ज्यादा संताप तो चाइना पे चाह रहा है सर। क्या क्या बना के रखा है, मतलब क्या सिचुएशन लगा दी हमें। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ होगा। पूरा देश 6-7 महीने बंद हो सकता है, या हम लोग घर में रहेंगे, ऐसे नौबत आएंगे हमको ऑनलाइन सारी चीजें करने के। लेकिन ठीक है, सोशलिज्म मतलब क्या? एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे भी आपको बोला जाता है कि सारे एक्टिविटीज, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट होल्ली एंड सोल्ली क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, सोसाइटी कंट्रोल कर रही है, और उनका एक मोटो है यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं, क्या? वेल्थ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पीपल में। तो सोशलिज्म का ये फंडा रहेगा। एंड मिक्स इकोनॉमी, और यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे तो नॉर्वे वगैरह सारे अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं मिक्स इकोनॉमी की, तो देखना मिक्स इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर इन देयर आर फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटिटीज टू यूज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट द गवर्नमेंट टाइमली intervenes in the economic activity to ensure that the social aim also accomplished। इंडिया, यूएसए, यूके, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है। मतलब सर जहां पे कैपिटलिज्म पे भी कुछ थोड़े बहुत फीचर है, राइट? अब आपको मैं इमेज दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा करके। सर यहाँ पे ये देखो, कैपिटलिज्म के भी कुछ फीचर है, सोशलिज्म के भी कुछ फीचर है। गवर्नमेंट दोनों को कंट्रोल कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट लोग आ ही नहीं सकते, आओ तुम भी आओ, लेकिन याद रखना कि लोगों के साथ भी भला होना चाहिए, वेल्थ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जहां पे कैपिटलिज्म, जहां पे सोशलिज्म, ये मिक्स हो गए, उसको कौन सा इकोनॉमी कहा जाता है? मिक्स इकोनॉमी। और अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है, सोशल है, कैपिटल है, या मिक्स इकोनॉमी है? तो आपका आंसर होगा प्राउडली और क्या अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब आपको सही बोलते ना कि मायने में एजुकेशन आपको मिल रहा है। आप बोलोगे सर इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है करके, ये आपको समझ गया। देखो प्राइवेट पब्लिक जो भी है उसको एक मिक्सचर किया, दैट इज मिक्स इकोनॉमी, और तो कैपिटल और सोशल को मिला दिया तो मिक्स इकोनॉमी हो गया। ओके सर, नेक्स्ट कंसेप्ट, आई होप आपको ये समझा होगा। एक काम कीजिए फटाफट, आप ये स्क्रीन में वापस लेके आता हूं। मे बी आपने स्क्रीनशॉट निकाल ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाले या फिर आपने लिखा नहीं, आप लेक्चर पॉज कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन ऐसे भी वर्चुअल चल रहा है, राइट? या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। पहले तो कैपिटल का एक देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो, ये पॉइंट नोट्स निकाल लो। मैं 2 ही सेकेंड रुकूंगा क्योंकि आप लेक्चर पॉज कर सकते हो या आपके पास वो राइट होगा, मे बी, राइट? ठीक है, कैपिटलिज्म होने के बाद आप लोग आगे जाते हैं तो आपको आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सोशल एंड मिक्स इकोनॉमी। यस, ये रहा, एक मिनट। यस सर, तो थोड़ा जूम करो, ये लो, समझ गया? ओके, सो ये वाला एक पॉइंट था सोशल एंड मिक्स इकोनॉमी का। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आप नोट्स बना सकते हो इसका। ओके सर और मैडम, एक चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे विदाउट मनी कुछ भी नहीं चलेगा। मतलब सर हमको ना पैसों का इन्वॉल्वमेंट हर जगह आने ही वाला है, हर जगह। मतलब आप देखोगे तो विदाउट पैसा विदाउट मनी कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये भी समझना पड़ेगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या
हम पैदा हुए, हमने मतलब पैदा होते से ही जैसे हम बढ़ने लगे, हम मतलब बड़े होने लगे, हम लोगों ने पैसा ऐसे देख देख के बड़े हुए। 2 का सिक्का था, 5 रुपए का सिक्का था, 10 रुपए के नोट जब बचपन में बहुत बड़े अमाउंट हो जाती थी हमारे लिए, 100 रुपए के देखे, 2000 देखे, सारे नोट्स देखे। लेकिन क्या सबसे पहले ये चीज एग्जिस्टेंस में थी क्या? नहीं सर। क्या हुआ करता था, देखो ये लोग दिख रहा है क्या आपको? आप हंसोगे मैं भी, सर क्या मजाक है करके। ये बार्टर सिस्टम सुना होगा आपने, अब पता भी है सबको। यस सर, बार्टर सिस्टम मतलब क्या? जब चीजों के बदले में चीजों को एक्सचेंज किया जाता था, राइट। देखो ये बंदा जो यहाँ पे वो फ्रूट एक्सचेंज कर रहा है सामने वाले पार्टी को, और सामने वाला पार्टी उसके पास जो मुर्गा है वो इसको दे रहा है करके। क्या हुआ, इनका जो ट्रांजेक्शन था वो मनी टर्म में नहीं हो रहा था। वो क्या हो रहा था, वो चीजों के बदले में, तुम्हारे पास अगर कोई वैल्यूएबल चीज है आप मुझे दोगे और मैं मेरे बदले में टीचिंग दे रहा हूं। जैसे इमेजिन, जाओ 1000 साल पहले निकल जाते हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, अगर आपने ऋतिक रोशन का मोहिंजोदारो मूवी देखा रहेगा तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जिन बच्चों ने देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप उसका ट्रेलर भी देख सकते हो यूट्यूब पे। वहां पे ये संस्कृति जो थी, हड़प्पा संस्कृति वगैरह आपने जो सुना होगा या हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, तो ये सर मनी का एवोल्यूशन बहुत टाइम लगा हमको। वो मनी पहले बार्टर था, फिर एनिमल मनी लेके आए, फिर हम उसके बाद कमोडिटी मनी लेके आए, उसके बाद कॉइन मनी आया, पेपर मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, अभी तो कैशलेस डिजिटल मनी आ गया। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, पेमेंट मतलब जैसे ही आप मोबाइल लेके जाओ आपके बैंक से सीधा पेमेंट हो रहा है। सर समझ रहा है क्या? ये मनी का एवोल्यूशन, इसीलिए आपको समझना भी बहुत जरूरी था करके। मेरे दोस्तों, बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमको समझने थे। सर कितना अच्छा था ना करके, क्यों ये सिस्टम हटा दिया गया, उसके कुछ प्रॉब्लम्स, उसके कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये पॉइंट भले आपने नहीं पढ़ा रहेगा, लेकिन हम पढ़ के पूरी तरीके से इसे खत्म कर देंगे आज। यस सर। स्टेट द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। बार्टर क्या है वो आपको पता चल गया है। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स देना, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। सर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, हमको समझ गया। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स पेइंग द प्राइस फॉर गुड्स इन टर्म ऑफ अदर गुड्स। अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स इससे प्लेड द रोल ऑफ मनी। तो यस, कि दूसरों का गुड्स ही, आज जो मनी काम कर रहा है वो पहले गुड्स के बदले में गुड्स काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ 5 bags ऑफ wheat फॉर द गॉट। यस, प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम वॉज इन एग्जिस्टेंस. Over a period of time, there was numerous increase in human want and number of goods and services. As a result, it became difficult to continue the barter system. Yes दोस्तों, जब 100 लोगों का गांव था, ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड थे, तो बार्टर सिस्टम पे चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, वैसे वैसे आप देखोगे तो क्या कि ये बार्टर सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने लगा। मतलब क्या सर, उसको कुछ तो लिमिटेशन आए। अगर आप देखोगे तो लिमिटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसीलिए पढ़ो कि आगे जाके अगर आपको किसने पूछा कि भाई तुमको ये चीज पता है क्या, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बार्टर सिस्टम क्या था, तुम बोलोगे हाँ पता है सर, चीजों के बदले में चीजें देना। यहां तक आपको नॉलेज रखना जरूरी नहीं है, तो साइंस का बच्चा भी बता देगा। आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ क्यों हम बार्टर सिस्टम्स को हमने छोड़ दिया, इतना सही था वो सिस्टम, तो कोई टेंशन नहीं था जिंदगी में। तब कुछ बच्चे ना बोलते सर हम क्या जाने, वो तो उनको लगा होगा कि चेंज कर दो इसलिए कर दिया। हम तो आजकल क्या कैसे पढ़ रहे, बुक पढ़ रहे, उतना रट रहे, पेपर में जा रहे, पास हो रहे, दिमाग मतलब अपना कहाँ पे चला रहे, हम तो दूसरों का ही ज्ञान सीख रहे करके। ऐसे मत दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में मनी का एवोल्यूशन, और मनी आपके हमारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका एवोल्यूशन हमको समझना जरूरी ही है। और क्यों हम बार्टर सिस्टम से साइड में हट गए, सबसे पहला प्रॉब्लम था वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं। सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट मतलब क्या? आप मेरे क्लास में 25,000 स्टूडेंट है। अब 25,000 के 25,000 स्टूडेंट का खेती है, फार्मिंग है, देखिए उनके डैडी फार्मर है, और सबके डैडी एक ही प्रोडक्ट का फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे टोमेटो। अब मुझे बताओ दोस्तों, मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसके डैडी ने टोमेटो दिए चलेगा, 2 बच्चों को पढ़ा है टोमेटो दिया चलेगा। 25,000 के 25,000 बच्चे के पेरेंट्स मेरे को टोमेटो दे रहे, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं ही हो जाऊंगा। लेकिन भाई मेरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, मेरे को टोमेटो नहीं चाहिए ना जिंदगी में। अब मेरा प्रोफेशन ही टीचिंग है, मेरे पास सारे बच्चे टोमेटो वाले हैं, अब मेरे को रेफ्रिजरेटर खरीदना है,
तो अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा। उसके बच्चा साइंस कर रहा होगा, भाई तू कॉमर्स करना ना, रेफ्रिजरेटर ले रहा है, कितना टेंशन है जिंदगी में। तो जो डबल को आज क्या है, पैसा होने के बाद तुम कुछ भी रहो ना, तुम मुझे पैसा दे रहे हो और मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता। लेकिन तुमने मेरे को टोमेटो दिया, तो जब तक जिसको टोमेटो की नीड नहीं है तब तो मेरे को ढूंढना पड़ रहा था। और मेरी नीड समझ में आ रहा है, जो डबल कोइंसिडेंस था ना, जो आपको देना है वो मुझे नहीं लेना है और मेरी सर्विस सब ले रहे करके। तो यस, ये पॉइंट है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी थी करके। देखो पढ़ लेते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम पूछा किसने तो बताते आएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट refers to the need for each other's goods at the same time and at the willingness to accept it and the willingness to accept it। सर मुझे चाहिए ही नहीं ना टोमेटो, आप बोल रहे हैं सर ले लो ना, अभी हम क्या करें, हमारी थोड़ी ना गलती। भाई मेरे को नहीं चाहिए, मतलब आपको मेरे सर्विस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 4 बच्चों के हाथ में टोमेटो किसी से नहीं लेने वाला, मेरे को मेरे विलिंगनेस ही नहीं वो चीज एक्सेप्ट करने से। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। डी से याद रखिएगा करके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसी का थोड़ा पार्ट हम पढ़ लेंगे करके, एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं। चलो फॉर एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते ताकि आप भी इस चीज को लिख लो या फिर फोटो निकाल लो। A person A has a cloth and he wants rice in exchange of cloth. The person B has rice but he does not want cloth in exchange. मेरे जैसी बात होगी वहाँ पे। In this case, exchange between A and B would not take place as their wants are not coincidence with each other. एक दूसरे के साथ वो क्या नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला सिस्टम हमको जल्द से जल्द क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। ओके, मिस्टर अली हैज़ वॉट अर्थन पोट्स, कुंभार था, उसके पास मटके हो गए करके, एंड वांट अ कैन ऑफ ऑयल इन एक्सचेंज। नाउ देयर हैज somebody who has can of oil and want earthen pots in exchange. Hence double coincidence of want are basic requirement in the barter system. Thus double coincidence of want was not always possible, which creates difficulties in the barter system. यह सबसे बड़ा रीजन था कि हम लोग ह्यूमन बीइंग बार्टर सिस्टम को छोड़ने की बात हमारे दिमाग में आई। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब सर आज आप मुझे, मेरा फीस में रखता हूं 10,550 रुपया 25 पैसा, तो मैं आप जब फीस दोगे ना तो रिमाइनिंग पैसा तो आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन वो 25 पैसे का 75 पैसा भी मैं आपको रिटर्न कर सकता हूं गूगल पे से। सर ये क्या हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब सारे जितने भी चीजें इंडिया में किस में मेजर किया जा रहा है, रुपीज में मेजर किया जा रहा है सर। तो मेजरमेंट ईजी था ना, जब बार्टर सिस्टम था तो मेजरमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं आता था करके। ये देखो, ये वाले पॉइंट से याद रखना। दूसरा डिफिकल्टी था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यस, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको भी शांति से। यस सर, चलो। इन बार्टर सिस्टम देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट्स, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे अकाउंट का आज क्या है, रुपीज, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। हिंस इट वाज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 kg ऑफ गार्लिक, मतलब अदरक 5 kg का, 1 लीटर ऑफ मिल्क। देयरफॉर वेदर 5 kg ऑफ गार्लिक वर इक्वल टू 1 लीटर ऑफ मिल्क और 2 लीटर्स कुड बी डिटरमाइंड। तो ये एक सवाल था कि यार मैंने कितना मिल्क लेना चाहिए 5 kg ऑफ गार्लिक के बदले में। सर समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे 5 kg गार्लिक में 1 लीटर दूध हो गया, लेकिन मेरे को अभी चाहिए शक्कर, तो 5 kg गार्लिक में कितना केजी शक्कर लूं सर, 1 किलो नहीं, वो 10 किलो दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा ना कंफ्यूजन था, तो इसीलिए कॉमन मेजर ऑफ यूनिट नहीं था। तो ये याद रखना, सिर्फ आप बताना अपने इंटरव्यूअर को, भाई 2 तो मैं बता सकता हूँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और दूसरा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, इसलिए डिफिकल्टीज आ रही थी करके। तीसरा डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ गुड्स, और चौथा इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। दोस्तों ध्यान देना, इस चीज़ को पढ़ना, समझना। ये देखो स्टोर ऑफ वैल्यू, आपको ये चीज़ याद आना चाहिए, ये इमेज। ओके, पढ़ते हैं। In barter system, goods were exchanged for goods. It means that these goods had to be stored so that they could be used as a later date to be exchanged for some other goods. Storage was a problem mainly for perishable goods. For example, it was very difficult to store goods as a meat, eggs, milk, vegetable, fruits, etc. for exchange in the future due to their perishable nature. Also, it was difficult to store heavy and bulky goods due to lack of space. Yes दोस्तों, 2 चीज़ें होती थी। अगर मुझे आप सब लोग टोमेटो दे रहे हो, मान लिया मैंने ले भी लिए, मैं आपको साल भर पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बताना क्या जो आपने दिए हुए टोमेटोज मैं साल भर स्टोर करके रख सकता हूँ क्या?
आप बोलेंगे सर फ्रिज में रखो ना, कितने दिन रखता, उसका भी एक लाइफ है सर, 2 महीने में तो खराब हो जाएगी सारी चीजें। तो पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने मतलब मेरी सर्विस तुम मरते दम तक चलेगी, नॉलेज दे रहा हूं मैं। आपने दिया हुआ जो एक्सचेंज में चीज है, पैसा दिया तो मैं सेव कर सकता था, लेकिन आपने टोमेटो दिए बार्टर में, सर कब तक स्टोर करके रखूं? पहले तो स्टोर करने में उनका पेरिशेबल गुड्स, राइट, जिनको पता होगा पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, मिल्क हो गया, ऐसी चीजें या फिर वेजिटेबल्स हो गए जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, मतलब मुझे तुरंत उनका कंजम्पशन करना जरूरी है, उसको क्या कहूंगा मैं, पेरिशेबल गुड्स, राइट। तो वो स्टोर करना, और अगर बहुत बड़ी बल्कि गुड्स दे दिए तो उसको कहां पे रखूं? आप सबने, चलो आपने गेहूं दिया, अब गेहूं में कुछ समय तक संभाल के रख सकता हूं, लेकिन अगर 500 क्विंटल गेहूं आ गया तो वो रखने के लिए मुझे स्पेस भी तो चाहिए, वो स्पेस ढूंढो बाबा, गोडाउन ढूंढो, बहुत सारे लफड़े थे, तो ये एक दिक्कत था। और इंडिविजिबिलिटी मतलब आप चीजों को डिवाइड करके नहीं दे सकते थे। मेरे पास 5000 का टीवी है, लेकिन मैं आपसे 200 रुपए की चीज दे रही हूं, तो आधा टीवी थोड़ी ना तोड़ के दे सकता हूं मैं। यस, ये एक चीज था, पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ जाए। बार्टर सिस्टम पजेस प्रॉब्लम व्हेन इंडिविजिबल गुड्स वर टू बी एक्सचेंज। इट इज इम्पोज टू डिवाइड सर्टन गुड्स, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड सर्टन गुड्स दैट इज हाउस और एनी लाइव स्टॉक दैट इज गॉट काउ। जो लाइव स्टॉक मतलब क्या कि जो जिंदा एनिमल्स है उनको ही ना मैं काट के दे सकता हूँ, पूरा का पूरा एनिमल देना पड़ेगा, पूरा घर देना पड़ेगा सर, इनटू अ स्मॉल पार्ट। एज अ रिजल्ट इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स द प्रपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी टू बी एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। तो प्रपोर्शन में चीजें नहीं होते थे। आज आप 11.5 रुपए की चीजें 11.5 दे दो, 12.5 के रुपये से 12.5 दे दो, समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग ये चीज यहाँ पे नहीं कर सकते थे, कहाँ पे, बार्टर में। यस सर, एग्जाम्पल दिया है, रीमा हैज़ 2 किलो ऑफ राइस एंड वांट वुडन चेयर इन एक्सचेंज। ऑन द अदर हैंड भोलाराम अ कारपेंटर हैज़ द वुडन चेयर बट ही वांट ओनली 1 किलो ऑफ राइस। इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन द 2 commodities is impossible due to indivisible nature of the wooden chair. भोलाराम कैन नॉट give half of the chair to रीमा। ऐसे नहीं बोलेंगे भाई 2 पैर तोड़ देता हूँ तो 2 पैर पे बैठ, मतलब चेयर के 4 पैर होते हैं ना, समझ में आ रहा है करके। सो ये आधी चेयर देते हो, आधी चेयर पे बैठ, नहीं चलेगा सर। तो इंडिविजिबिलिटी ये एक पॉइंट था मेरे दोस्तों, इसी वजह से ये बार्टर सिस्टम को हटाना पड़ा मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अभी इसके बाद आपको किसी ने भी पूछा 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, अगर कोई पूछ रहा था कि बताओ बार्टर सिस्टम को क्यों हटाया गया, मेजॉरिटी बच्चों को पता नहीं था, वो बोल रहे थे सर जाऊ दे, आता ते का हटवलं आम्हाला नका विचारू, पण हां संपवून दिलं, सर हटवून दिलं, छोड़ दो उसको करके। बट अब ये 4 बातें थी, अगर आपने इसमें से 2-3 बातें भी सही ढंग से बता दी तो बहुत सही जाएगा करके, राइट। यस, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। इधर तक आपने ख़त्म किया, मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ो करके। इंडिविजिबिलिटी हो गया, राइट, ये 4 तक हम पढ़ लेते क्या है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कॉमन वैल्यू नहीं था, स्टोरेज का डिफिकल्टी था, इंडिविजिबिलिटी का था। अब मैं बता रहा हूँ ना फटाफट, तो आपको ही समझ रहा है क्यों, क्योंकि हमने पिछले 10-15 मिनट इस पर डिस्कशन किया है। और डिफर पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। सर अब मनी है ना तो डिफर पेमेंट ईजी हो गया, मतलब मैं आपको पढ़ लेना है क्या 5वां प्रॉब्लम। यस सर, इतना पढ़ा है तो क्यों इसे छोड़ते करके, पढ़ ही लो ना। ओके चलो, deferred payment means payment to be made in future. Under barter system there was a problem in what, making deferred payment. तो deferred payment मतलब क्या, जो futuristic payment है, जो future में करने हैं। For suppose Mr. A want to exchange his goat for 5 steel vessel. It has to exchange it when it's received the 5 steel vessels. He cannot postpone the exchange because the physical condition of the goat will change as the time passes. वो बोलता है भाई तू 5 मेरे को वेसल बना के दे, मैं तेरे को 5 गोट दूंगा, लेकिन भाई तब तक वो जिंदा भी तो रहने चाहिए, एक लिमिट है उनका, मर गए तो अभी 5 है इसलिए बोल रहे हैं 5 गोट दे दूंगा। तो ये फ्यूचर पेमेंट करने के लिए ना बहुत सारी बातें, मतलब मैं सर मिल्कमैन हूं, मेरे पास 2 गाय है, मैं बोलता हूं सर मैं आपको ना 50 लीटर दूध दे दूंगा 10 साल बाद। अब 10 साल बाद मैं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मेरी गाय मर गई या मेरे गाय को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा काम है कि वो गाय माता जी को संभाल के पहले तो उनको सारे बोलते ना कि सही तरीके से मेंटेन रखो, उसके बाद उनका केयर करो, खर्चा तो यहाँ पे भी होने वाला है। तो सर मुद्दा ये है कि यहाँ पे डिफर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के दिक्कतें आ रही थी, कौन से, बार्टर सिस्टम में। तो ये वाला लास्ट पॉइंट था करके, जो अपना छूट रहा था, लेकिन हमने वो भी कर लिया कवर। सो यस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बार्टर सिस्टम और उसके डिफ़िकल्टीज़ को भी समझ लिया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक कंसेप्ट आपकी तरफ आ रहा है,
वो ये है, क्या आपको लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी के बारे में कुछ पता है क्या? मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कल जाके आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, पैसे लेके आते हो और वो इंस्टीट्यूट पैसा लेने से मना कर देती है, तो मुझे बताओ क्या आप उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हो क्या? तो आंसर इज यस सर। लीगल टेंडर मनी को कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, और अगर किसी ने एक्सेप्ट करने से मना किया तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। और नॉन लीगल टेंडर मनी को आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो, और आपने एक्सेप्ट करने से मना भी किया तो भी कुछ नहीं होगा करके। देखते हैं क्या है, फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कंसेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है करके। व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? इट इज अ मनी which is backed by the law and cannot be refused in transaction by anybody on any ground। कोई भी किसी भी ग्राउंड पे इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। इन इंडिया ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर मनी। कि इंडिया में जितने भी कॉइन्स है, जितने भी करेंसी नोट्स है, उसे क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर मनी। आप उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। मतलब क्या सर? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको 500 के नोट दे रहा हूँ, आप बोलते नहीं मेरे को नहीं लेने की, फेंक दिया नोट्स। अच्छा ठीक है बेटा, एक्सेप्ट करने से मना किया ना, केस कर दूंगा, हो जाएगा? यस सर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर मनी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन लीगल टेंडर मनी? और इसको कहा जाता है ऑप्शनल मनी। It is the money which is generally used by people in final payment, but there is a no legal compulsion on acceptance। जिस पे कोई भी लीगल कंपल्सन नहीं लॉ के द्वारा कि आप उसे एक्सेप्ट कीजिए ही। It can be refused, yes। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मनी। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑप्शनल मनी। तो आप दोस्तों ये जो दिख रहे हो आपको एक एमसीक्यूज अगर एग्जाम में आ जाता कि बताइए चेक इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश मनी। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना, हाँ जितने भी बच्चे बैठे ध्यान से सुनो, चेक इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश मनी। ऑप्शन ए लीगल टेंडर मनी, ऑप्शन बी नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शन सी ऑप्शनल मनी, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो आपका आंसर होना चाहिए बी एंड सी, या बी और सी, क्योंकि उसे लीगल टेंडर भी और ऑप्शन नॉन लीगल टेंडर और ऑप्शनल ये दोनों मनी कहा जाता है। तो आपने अगर कल चेक एक्सेप्ट करने से मना भी किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से मना भी किया, तो कोई आप पे केस कर सकता है क्या? तो आंसर इज नो सर। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन लीगल टेंडर मनी, पहला आंसर। दूसरा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट तो आपको पता ही रहेगा। जब आपके पास कैश नहीं रहता, मतलब एज अ सेलर, राइट, एज अ बायर आपके पास अगर कैश नहीं, आप मेरे पास कुछ खरीदने को आते हो, मैं उधार तो दे रहा हूं, लेकिन भरोसे की बात है सर। व्यवहार अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे। मैं बोलता हूं कि सर एक काम कीजिए, आप मुझे, है ना, क्या एक लिख के दीजिए कि इतने दिन बाद मैं आपको पे करूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बना के दे दिया मुझे, इस टर्म में ड्रॉवर ड्रॉई अकाउंट में कंसेप्ट सिखा ही रहेगा। लेकिन आप अगर मेरे परमिशन के बिना बोल रहे हो सर उधार द्या ना, बिल ऑफ एक्सचेंज घेऊन टाका, बोलता नहीं, और आप मुझ पे केस कर सकते हो? नहीं। क्यों? नॉन लीगल टेंडर मनी। होप सो अब आपको ये दोनों बातें, चेक नॉन लीगल टेंडर मनी है और आप जो इंडियन रुपीस की बात करते हो ये लीगल टेंडर मनी है, ये आपने समझ लिया होगा। दोस्तों आज का लास्ट कंसेप्ट है, खुशी चेहरे पे दिख रही होगी, अरे वाह सर थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी लास्ट कंसेप्ट बोला तो जान में जाना है, ठीक है। जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है ब्लैक मनी। कंसेप्ट भी थोड़ा अच्छा ही है, राइट, कि ब्लैक मनी मतलब क्या सर? काला पैसा सर, जो पैसे को काला कलर होता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। अच्छा उसके पहले ना मैं ये चीज़ देखो, ये जो फ्लो है ना वो ब्लैक मनी से पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग टाइप्स के मनी आए। एनिमल मनी आया, उसके कुछ मेजर लिमिटेशन थे, राइट। लाइफ स्टॉक व्हाट इंडिविजिबल, अगर आप देखो तो एक बार पढ़ के लेक्चर पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो या फिर लिख ले सकते हो। फिर उसके बाद कमोडिटी मनी आया, उसका प्रॉब्लम था, स्टोरेज नहीं हो रहा था। मेटलिक मनी था, प्रीशियस मेटल थे, मतलब उसमें ना स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन ये एक था मेटालिक कॉइन में। अब स्टैंडर्ड कॉइन क्या है वो एक चीज़ में बताया था फटाफट, जिन्होंने 11वीं में कंसेप्ट छोड़ी होगी तो सुन लो। कॉइन्स मेड ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसे स्टैंडर्ड या फुल बॉडी कॉइन कहा जाता था। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडी कॉइन क्या रहता है, कि जो प्रीशियस मेटल सोने के चांदी के जो सिक्के बनते हैं उसे स्टैंडर्ड कॉइन कहा जाता है। टोकन कॉइन मतलब चीपर मेटल से जितने भी एल्यूमिनियम निकल यहाँ से जो बने हुए हैं, राइट, तो उसको क्या कहा जाता है? टोकन कॉइन, राइट, यस सर। पेपर मनी का एक था कि रिस्क है भाई, अगर गीला वगैरह हो गया। फिर आया बैंक मनी एंड फिर सोन, मैंने आपको बताया ही कि कैसे डिजिटल मनी तक हमारा प्रोसेस गया करके। प्लास्टिक मनी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया, एंड लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। तो यहाँ पे वो लास्ट तक था। तो आपको अगर यहाँ पे भी ये मैंने स्क्रीन फटाफट ऊपर किया करके, यस
ये भी अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है आप निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्लैक मनी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये मनी से रिलेटेड लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद कल से अपने जो लेक्चर है वो प्रॉपर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे चलने वाले हैं। सो यहाँ तक यस, ये जो भी बातें थी जो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स में ज़रूरी था, और आपका कहीं पे भी ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा सर हमने पढ़ा ही नहीं था 11 बार, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ऐसे आप कभी भी किसी को मत बोलना। मोदी जी ने सर एक अनाउंसमेंट किया था 2016 में, आई गेस, राइट, 8 तारीख को 8 बजे कि आज रात 12 बजे के बाद, मतलब भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाए जाएंगे, या लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, या उनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ये अनाउंसमेंट किया था मोदी जी ने, राइट? सो ऐसे ही क्या है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी को हटाने के लिए ही किया था। तो देखते क्या है मतलब। Black money is any money which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to the government. In simple word, unaccounted and what? टैक्स इवेडेड, मतलब जिस पे टैक्स को नहीं दिया गया था, टैक्स को छुपाया गया था, ऐसे वाला इनकम। मतलब सर क्या मेरा इनकम भी कभी ब्लैक मनी हो सकता है? हाँ, आप सबने फीस दिया, फीस मैंने ले ली कैश में लिया कैश में, और ये जो कैश का मतलब 1000 स्टूडेंट है, मैं सिर्फ 200 बच्चों की फीस दिखा रहा हूं, तो 800 बच्चों का जो फीस है जो मैंने अकाउंटेड ही नहीं है, मतलब जिसको मैंने लिखा ही नहीं या फिर उस पर टैक्स दिया ही नहीं, तो कौन सा मनी हो जाएगा? ब्लैक मनी। तो हर किसी के पास ब्लैक मनी हो सकता है। जो लोग प्रॉपर उसका अकाउंटिंग नहीं रख रहे, जो टैक्स पे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, वो सब मनी कहां पे आ जाएगा? ब्लैक मनी में आ जाएगा सर। ओके, अब सोर्स भी देख रहे थे, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ब्लैक मनी कैन बी अर्न थ्रू लीगल मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे पैसा ले रहा हूं, लेकिन मैं क्या नहीं कर रहा हूं? अकाउंटिंग और टैक्स नहीं पेड कर रहा हूं, ब्लैक मनी हो गया। या फिर वो इलीगल मीन से भी कमाया जा सकता है, ड्रग्स बेचा, चरस बेचा, गांजा बेचा, समझ में आ रहा है? while selling plot, landowner asks for certain amount of cash in addition to the actual agreement value from the buyer. He does not give the buyer receipt for this cash payment. This cash unaccounted for and tax won't be paid. This cash unaccounted, उस पे टैक्स नहीं पेड किया जाता, hence it is a example of what? Black money. बहुत बार बिल्डर ऐसे करते हैं, 1 करोड़ का फ्लॅट आहे ना, बोलते 50 लाख तुम्ही मला चेक थ्रू द्या आणि 50 लाख कॅश मध्ये द्या, तर मी असं दाखवेल की हा फ्लॅट कितीला विकलाय, 50 लाख में बेचा है करके, और सर वो 50 लाख वो तो कैश में दिया ना ब्लैक, इस पे अकाउंटिंग वॉच नहीं, रिसीट नहीं देगा, रिसीट से 50 लाख का देगा, दोनों को फायदा है। जो बायर है उसको स्टैम्प ड्यूटी का फायदा हो जाता, जो सेलर है, बराबर, जो सेलर है उन्हें किसका फायदा हो जाएगा? उसको वो टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा, तो ब्लैक का पैसा हो गया। ऐसे कुछ चीजें होती है सर। इसका इफेक्ट देखते हैं क्या है। ब्लैक मनी रिजल्ट इन यस, एक मिनट, हाँ, लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान देना प्रॉपर। क्या है सर? हाँ, black money result in illegal activities such as corruption, bribery, black marketing, hoarding, etc. This activity create economic, political and social instability in the economy. Hence block money hinders the process of economics development. तो yes, economic development रुक सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि अनअकाउंटेड मनी कितना मार्केट में घूम रहा है, तो ये जो फोकट का पैसा रहता है वो जाता भी इतना ही तेज है करके। रेमेडी ऑन द टूल कंट्रोल ब्लैक मनी इज द इकोनॉमी इज डीमोनेटाइजेशन, जो लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने इंडियन लोग बहुत जुगाड़ू निकले, उन्होंने उसको भी बहुत सही तरीके से टैकल किया उस चीज़ को, और अराउंड 99% या समथिंग पैसा, या 90% के ऊपर ही पैसा क्या था, बैंक में वापस जमा कर दिया था करके। यस दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का एक फंडा था जो यहाँ पे आप देखोगे तो याद रखना, ये करीब आपको आ सकता है 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था करके, राइट, जिसमें 500 और 1000 की नोट बंद करके जो बैकबोन था, जो ब्लैक मनी, जो महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट्स थे, एंड अनाउंस इश्यूज ऑफ 500 और 2000 बैंक नोट इन एक्सचेंज फॉर डीमोनेटाइज जो भी किया था, तो 500 और 1000 की बंद करके नए 500 के और नए 2000 के नोट्स लेके आए थे। ये तो हम सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। सो दैट्स इट, ये आज का लेक्चर था। ब्लैक मनी समझा आपको, कोई भी भाई काले कलर का मनी नहीं है, वो आपको समझता है कि ब्लैक मनी का मतलब क्या सर? ब्लैक मनी मतलब सर कि जो मैंने पैसा कमाया है, सही ढंग से हो या लीगल हो या इलीगल तरीके से, वो मैटर नहीं, लेकिन
उस पर मैंने अगर उसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखा, उस पर प्रॉपर टैक्स नहीं भरा, तो वो किस में जाएगा सर? ब्लैक मनी में काउंट किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज के जितने भी कंसेप्ट हुए, राइट, वो सारे कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है। और ये सेशन में आई होप आपको कुछ नई नई बातें समझी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में घुसी होगी करके, और यही इस पर्पज़ है इस सेशन का। तो यस, रिवाइज करो प्रॉपर, जब मैं बता रहा हूँ लिख लो नोट्स अच्छे से। और यस, कल से जो भी सेशन चालू होगा उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होने वाली है। चलो दोस्तों, तब तक रुकते हैं, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अपनों का ख्याल रखिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।